हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आजकल एक वीज़ा कैटेगरी का बहुत एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, पर्सनल विजिट वीज़ा। आज के इस वीडियो में उसी वीज़ा के बारे में डिस्कस करूंगा कि वो वीज़ा होता क्या है, कैसे आप उस वीज़ा को ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएगा, कितना फीस लगता है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, रिस्क हैं उस वीज़ा को लेने में, और इस वीज़ा में और बाकी जो वीज़ा कैटेगरी है उसमें डिफरेंसेस क्या है। ये सारी बातें इस वीडियो में शेयर करूंगा। जब भी हम किसी कंट्री में जाते हैं तो हमारा एक पर्पस होता है। जब हम उस पर्पस को क्लियर कर लेते हैं तो उसी हिसाब से हम वीज़ा कैटेगरी चूज़ करते हैं। मान लीजिए आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो टूरिस्ट वीज़ा यूज़ कर रहे हैं, अगर बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो बिजनेस वीज़ा यूज़ कर रहे हैं। एक बार आपका पर्पस क्लियर हो गया, फिर आपको ये सोचना रहता है कि मैं उस वीज़ा पे क्या बार बार जाना चाहूँगा या एक बार जाऊँगा तो काम हो जाएगा। तो उस समय हम नंबर ऑफ एंट्री सेलेक्ट करते हैं, मल्टीपल एंट्री या सिंगल एंट्री। उसी हिसाब से फिर वीज़ा का वैलिडिटी भी डिफाइन हो जाता है। उसी तरह से सऊदी में भी आने के लिए बहुत सारे वीज़ा कैटेगरीज हैं, पर्पस के हिसाब से हैं। अगर आप VFS का अपॉइंटमेंट लिए होंगे तो वहाँ पे दुनिया का वीज़ा कैटेगरी है, वीज़ा का नाम है, उसका मल्टीपल एंट्री है, सिंगल एंट्री है, उसका वैलिडिटी कितना होना चाहिए, उस हिसाब से आप सेलेक्ट करते हैं। सऊदी में बेसिकली लोग कुछ वीज़ा कैटेगरी है उसमें ज़्यादा आते हैं, जैसे कि उम्रा वीज़ा हो गया, फैमिली विजिट वीज़ा हो गया, टूरिस्ट वीज़ा हो गया, ये सारे वीज़ा कैटेगरी है, बिजनेस वीज़ा हो गया, इन सारे वीज़ा कैटेगरी में लोग आते हैं। लेकिन अब लोग पर्सनल विजिट वीज़ा भी चूज़ कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं उसके। पहले बात करते हैं बाकी वीज़ा कैटेगरी और इस वीज़ा कैटेगरी में डिफरेंसेस क्या है। अगर आपको सऊदी अरेबिया आना है तो आप दो तरह से आ सकते हैं। पहला, आप इंडिपेंडेंटली आ सकते हैं, इंडिपेंडेंटली कैसे वो भी बताऊंगा, और दूसरा डिपेंडेंट होके भी आ सकते हैं। इंडिपेंडेंटली मतलब आपको बस VFS जाना है, अपॉइंटमेंट लेके डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और आ जाना है। उसके लिए बस एक ही वीज़ा कैटेगरी है, वो है टूरिस्ट वीज़ा। और बाकी डिपेंडेंट वीज़ा ये हो गया कि अगर आपको उम्रा के लिए आना है तो उसके लिए एजेंसीज होते हैं, उनके पास जाना पड़ेगा, वो ऑथराइज एजेंसी आपके लिए अप्लाई करेगा। अगर आपको फैमिली विजिट वीज़ा में आना है तो आपको आपका कोई रिलेटिव्स यहाँ पे होना चाहिए, है ना। लेकिन जो पर्सनल विजिट वीज़ा है वो भी एक डिपेंडेंट वीज़ा है। उसमें आपको यहाँ पे सऊदी अरेबिया में एक स्पॉन्सर होगा जो सऊदी के नागरिक होंगे या सिटीजन होंगे, वो आपके बिहाफ पे वीज़ा अप्लाई करके देगा और आप उस वीज़ा पे आ सकते हैं। ओके, तो टूरिस्ट वीज़ा इंडिपेंडेंट हो गया और बाकी वीज़ा डिपेंडेंट हो गया। इसके लिए आपको पर्सनल विजिट वीज़ा के लिए यहाँ पे भी एक स्पॉन्सर होना पड़ेगा। तो ये कोई इतना डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है बाकी वीज़ा कैटेगरी में। अब बात करते हैं स्टे पीरियड या फिर वैलिडिटी के बारे में। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं इंडिपेंडेंटली तो आपको 90 डेज़ का मिलता है। वही आप अगर पर्सनल विजिट वीज़ा लेते हैं, बेशक आपको यहाँ पे कोई स्पॉन्सर चाहिए लेकिन आपको 90 डेज़ स्टे पीरियड विथ मल्टीपल एंट्री मिलता है। मतलब आप एक बार आइए, 90 दिन रुकिए, फिर चले जाइए और फिर आइए। वैलिडिटी आपका जब तक वीज़ा का है तब तक आप ले सकते हैं। वही अगर आपके पास में फैमिली विजिट वीज़ा है तभी भी आप मल्टीपल या सिंगल एंट्री ले सकते हैं। लेकिन उसमें एक मेजर जो चैलेंज लोगों का मैंने देखा है कि मान लीजिए किसी का हस्बैंड यहाँ पे है, वो अपना वाइफ को बुला रहा है, तो कई लोगों का पासपोर्ट में हस्बैंड का नाम जो है वो या तो गलत लिखा हुआ है या लिखा ही नहीं हुआ है। उस केस में फिर उनको चक्कर काटना पड़ता है कि भाई मैरिज सर्टिफिकेट को अटेस्टेड करवाओ या अपोस्टाइल करवाओ। फिर उसमें कंसर्न आता है कि भाई ये अपोस्टाइल चलेगा नहीं चलेगा, अटेस्टेशन ही चाहिए। ये सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि गाइडलाइन इतना क्लियर नहीं है, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उस केस में लोग क्या करते हैं, यहाँ से कोई स्पॉन्सर जो है उससे पर्सनल विजिट वीज़ा लेते हैं और अपने जिनको भी बुलाना है रिलेटिव्स को उनको बुला लेते हैं। वही पर्सनल विजिट वीज़ा में रिलेशन का भी लिमिटेशंस हैं। आप हर किसी को नहीं बुला सकते। अगर मान लीजिए आप किसी को बुला रहे हैं, उसके लिए आपको रिलेशनशिप प्रूव करना पड़ता है VFS में डॉक्यूमेंट्स डाल के, और बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं जिनका डॉक्यूमेंट से आप प्रूव नहीं कर सकते। अभी हाल ही फिलहाल में एक एप्लीकेंट अपना मदर इन लॉ को बुला रहे थे। अब VFS वालों ने उनको वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने नहीं दिया, बोल रहे हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट लेके आओ। अब जब उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि देखो भाई मैं स्पॉन्सर हूँ, मेरे पास ये पासपोर्ट है, इस पासपोर्ट में
मेरा डिटेल्स है और मेरा स्पाउस के पासपोर्ट में मेरा डिटेल है, मेरे वाइफ के पासपोर्ट में मेरा डिटेल है और मेरे वाइफ के पासपोर्ट में उनका माता जी का नाम लिखा हुआ है, तो उससे तो ये रिलेशनशिप प्रूव हो जाता है ना कि वो मेरा मदर इन लॉ है, लेकिन उन्होंने आने नहीं दिया। तो उस केस में पर्सनल विजिट वीज़ा एक एडवांटेज है। लोग इस झमेला से हट के अपना पर्सनल विजिट वीज़ा लेते हैं और बुला लेते हैं। पर्सनल विजिट वीज़ा और बाकी वीज़ा कैटेगरी में एक अंतर और है। पर्सनल विजिट वीज़ा अगर आप सऊदी से लेंगे तो उसके लिए आपको कुछ फीस पे करना पड़ता है। वही अगर आप फैमिली विजिट वीज़ा लेंगे तो यहाँ पे कोई फीस पे नहीं करना पड़ता, एक्सेप्ट वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए जो 35 रियाल होता है, उसके अलावा कोई फीस नहीं देना पड़ता है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं, लोग हैं जो पर्सनल विजिट वीज़ा देते हैं। बहुत सारे मैंने लोगों से भी कांटेक्ट करा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले। तो ये फीस जो है 9,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक का एक स्लैब है। लोगों का जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से वो लेते हैं। आप लोगों को अगर ये वीज़ा लेना है तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। देखिए, ये वीज़ा लेने के लिए आपको एडवांस में पैसे देने पड़ते हैं। उन्हीं लोगों से आप संपर्क कीजिए जिनको आप जानते हैं, जो विश्वास वाला है। ओके, मैं भी ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो इस वीज़ा इशुएंस का काम करता है। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं सीधा आपको और उनको कांटेक्ट करवा दूंगा, आप अपना और उनसे समझ लीजिएगा। तो ये था फीस के बारे में और कैसे ये वीज़ा कहां से इशू होता है। अब बात करते हैं चैलेंज के बारे में, रिस्क के बारे में। एज एन एप्लीकेंट आपके ऊपर में ऐसा कोई चैलेंज नहीं है या फिर रिस्क नहीं है। चैलेंज बस इतना ही है कि आपको यहाँ फ़ी पे करना पड़ता है और जिसको आप जिससे काम करवाएंगे वो एक रिलायबल, एक ट्रस्टेड आदमी होना चाहिए। बस इतना ही आपका चैलेंज है। बाकी रिस्क आपके ऊपर में कुछ नहीं है। जो भी रिस्क है वो आपके स्पॉन्सर के ऊपर में है जिन्होंने वीज़ा इशू करा, क्योंकि आप उनके स्पॉन्सर में आ रहे हैं। अगर कुछ भी आप करेंगे तो उनको ही इम्पैक्ट होगा। ओके, तो ये एक चैलेंजेस है, रिस्क बोल लीजिए। बाकी डॉक्यूमेंटेशन में एक और एडवांटेज इसमें ये है कि बस आपको पासपोर्ट का कॉपी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पासपोर्ट का कॉपी चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और जब आप VFS में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको पासपोर्ट का कॉपी चाहिएगा। बाकी रिटर्न टिकट्स हो गया, ये सारी चीज़ तो आप वीज़ा इशुएंस के बाद भी कर सकते हैं। ये था इन शॉर्ट पर्सनल विजिट वीज़ा के बारे में। बाकी इसका जो मेजर अगर आप डिफरेंसेस अगर देखेंगे कि लोग क्यों चूज़ करते हैं इस वीज़ा को, अगर आपने वीडियो को पहले से देखा है तो आपको समझ में आया होगा। दो तरह से लोग यूज़ कर सकते हैं। पहला वो जिनके रिलेटिव्स को बुलाना है, जो दूर के रिश्तेदार हैं, वो अपने स्पॉन्सर में तो बुला नहीं सकते, तो ये यहाँ पे करके पैसे, जिनके पास पैसे हैं वो पे कर देते हैं और वीज़ा ले लेते हैं। दूसरा वो लोग होंगे जिनके पासपोर्ट में नाम गलत है या नाम नहीं लिखा हुआ है, वो उस झमेला में नहीं जाना चाहते, तो वो भी बुला लेते हैं। ओके, और एक एडवांटेज ये है इसमें कि ये एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है 1 ईयर वैलिडिटी का विथ 90 डेज स्टे पीरियड, तो इसलिए भी एक ये एडवांटेज है बाकी वीज़ा कैटेगरी में। लेकिन अगर आपका कोई स्पॉन्सर है यहाँ में और सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो आप उनके स्पॉन्सर में ही, जो नॉन सऊदी है, जैसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो मैं अगर किसी को अपने रिलेटिव्स को बुलाना चाहूँ और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो मैं आराम से बुला सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्स अगर करेक्ट है, तो वही ऑप्शन चूज़ करिएगा। बाकी सारे वीज़ा कैटेगरी में आजकल सब काम किया जा सकता है। एक सिटी से दूसरा सिटी जा सकता है, उम्रा कर सकता है, टूरिस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं, तो ये सारे डिटेल्स हैं। बाकी लास्ट में मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, जिससे भी आप काम करवाएं या फिर वीज़ा लें, सोच समझ के लीजिए, क्योंकि जब इस तरह का कोई चीज़ प्रोलिफरेट होता है, बहुत कॉमनली लोग लेना चाहते हैं, तो बीच में कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स भी होते हैं जो आपके पैसों को लेके बस गायब हो जाएंगे। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी VFS का वीडियोस मैंने बहुत दिनों से नहीं बनाया है, उसके बारे में भी, उसके लिए भी एक कारण है, क्योंकि हर एक VFS में एक अलग ही पैटर्न है, अलग ही प्रोसेस है। दिल्ली में अलग है तो हैदराबाद में अलग है, मुंबई में अलग है। अगर मैं मुंबई के बेस पे बता दूं तो हैदराबाद में जाके वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर 10 में से भी एक लोगों को ऐसा ना हो कि गलत हो जाए या फिर वहाँ पे जाके एक्सेप्ट ना करे, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तभी भी ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो कॉमन है, वैलिड है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। Thank you very much.